हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम सीबीएसई के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर के डी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस सैम्पल पेपर के सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। उन वीडियोज़ के लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो है अब आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं सेक्शन डी को। तो देखिए, सेक्शन डी जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31 से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मेक इन इंडिया कॉर्पोरेशन जो है उत्तराखंड बेस्ड IT कंपनी है जो कि प्लान कर रही है ट्रेनिंग सेंटर्स को सेटअप करने के लिए अगले 2 साल में अलग अलग सिटीज़ में। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि जो पहला कैंपस जो ओपन कर रहे हैं ये, तो वो काशीपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर रहे हैं। और काशीपुर का जो कैंपस होगा वहाँ पे क्या होगा, दे आर प्लानिंग 3 डिफरेंट ब्लॉक्स, मतलब 3 ब्लॉक्स जो हैं वो काशीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे जहाँ पे कि ये प्लान कर रहे हैं कैंपस। तो वहाँ पे 3 ब्लॉक्स रहेंगे। पहला ब्लॉक रहेगा ऐप डेवलपमेंट के नाम से, दूसरा रहेगा वेब डिजाइनिंग के नाम से और तीसरा रहेगा मूवी एडिटिंग के नाम से। तो इस तरीके से 3 ये ब्लॉक रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि जो भी ब्लॉक रहेंगे उसमें जो है कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, मतलब कि अलग अलग नंबर ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ बोला है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे एक नेटवर्क में, जिससे कि डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी यू हैव टू सजेस्ट बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन फॉर द इशूज और प्रॉब्लम, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, तो कुछ इशूज हैं उनके लिए जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। और यहाँ पे जो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है डिस्टेंस को, और जो लोकेशन है उस पर जो है बहुत सारे पैरामीटर दे रखे हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या पैरामीटर दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से जो है आपको डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पे जो एक मसूरी कैंपस है और यहाँ पे जो काशीपुर में कैंपस ऊपर हो रहा है वहाँ पे देखिए 3 ब्लॉक्स होंगे। ऐप डेवलपमेंट के नाम से होगा, मूवी एडिटिंग के नाम से होगा और वेब डिजाइनिंग के नाम से होगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो ब्लॉक्स होंगे इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, मतलब कि हर एक ब्लॉक के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ऐप डेवलपमेंट वाला जो ब्लॉक होगा उसका डिस्टेंस जो है वेब डिजाइनिंग वाले से कितना होगा, 28 मीटर होगा। इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट और मूवी एडिटिंग वाले ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस होगा वो आपका 55 मीटर होगा। वेब डिजाइनिंग और मूवी एडिटिंग के बीच में डिस्टेंस होगा वो 32 मीटर होगा। और काशीपुर कैंपस से मसूरी कैंपस के बीच में जो है आपका 232 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस आपको दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दे रखी है, साथ में इन्होंने बोला है कि हर ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं वो भी यहाँ पे दे रखा है। ऐप डेवलपमेंट में जो है आपके 75 कंप्यूटर हैं, वेब डिजाइनिंग में 50 कंप्यूटर्स हैं और मूवी एडिटिंग में 80 कंप्यूटर्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं, सारे पैरामीटर जो है आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं और एग्जाम में भी जो है आपको क्वेश्चन में इस तरीके से सारी चीज़ें दे रखी होंगी। अब इस पे बेस पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक / लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन काशीपुर कैंपस, मतलब कि काशीपुर में जो ब्लॉक है उनमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट जो है कैंपस है जहाँ पे कि हम सर्वर को लगा सकते हैं। तो सर्वर को लगाने के लिए देखिए यहाँ पे जो आपको आंसर दिख जाएगा कि मूवी एडिटिंग उन्होंने बता रखा है कि मूवी एडिटिंग में जो है आपका सर्वर होना चाहिए। अब आप लोग आंसर देख के ये तो पता कर सकते हो कि मूवी एडिटिंग इसका आंसर है, लेकिन ये मूवी एडिटिंग क्यों है इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होगा, कुछ और सिनेरियो वहाँ पे दे रखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वर को हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे लगेगा। तो सर्वर को डिसाइड करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, बहुत ही बेसिक सा रूल था जो कि था आपका 80-20। अगर आप लोगों ने मेरे नेटवर्किंग वाले चैप्टर को पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर ये क्यों है। तो इसका आंसर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है, मतलब कि जो मूवी एडिटिंग वाला ब्लॉक है वहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। जब भी आपसे सर्वर पूछा जाए और यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर दे रखे हों तो बस आप चेक कर लीजिए कि किस ब्लॉक में या किस विंग में जो है कंप्यूटर ज़्यादा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर समझ जाइए क्या होगा, वहीं पर आपका सर्वर लगेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला है सजेस्ट अ डिवाइस / सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन काशीपुर कैंपस टू टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी, मतलब कि डेटा को सिक्योर रखना है आपको काशीपुर कैंपस पे। तो यहाँ पे कोई डिवाइस या फिर जो आपको सॉफ्टवेयर बताना होगा कि क्या सॉफ्टवेयर है, क्या डिवाइस यूज की जाए जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। और फायरवॉल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। फायरवॉल जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और ये हार्डवेयर भी हो सकता है। ये करता क्या है, ये जो है अनऑथराइज एक्सेस को जो है आपके नेटवर्क में रोकता है,
मतलब कि किसी भी नेटवर्क में कोई भी अनऑथराइजली जो है पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है, मतलब कि एंटर नहीं कर सकता, तो उसको ये ब्लॉक करता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सजेस्ट द बेस्ट वायर मीडियम एंड ड्रॉ केबल लेआउट ब्लॉक टू इकोनॉमिकली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक विद इन द काशीपुर कैंपस। मतलब कि आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट वायर मीडियम बताना है और जो ब्लॉक्स दे रखे हैं उनको कनेक्ट करके भी दिखाना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो वायर मीडियम आप यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, सस्ता हो, जिससे कि आपका काम भी हो जाए और कनेक्टिविटी भी आपको अच्छे तरीके से मिल जाए। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे ईथरनेट केबल, क्योंकि ईथरनेट केबल जो है वो आपकी सबसे बेस्ट रहती है लोकल एरिया नेटवर्क में। अब लोकल एरिया नेटवर्क की केबल क्यों यूज़ करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस दे रखा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए जितने भी ब्लॉक हैं काशीपुर डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 28 मीटर है, 55 मीटर है और 32 मीटर है, मतलब कि मीटर में डिस्टेंस है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होगा वो कैसा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म होगा। और लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम यूज़ करते हैं कौन सी केबल, ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। ईथरनेट का मतलब ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क से। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और लेआउट की अगर हम बात करें तो लेआउट जो है वो आपका इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए आप जो क्या करेंगे, मूवी एडिटिंग वाले से कनेक्ट करेंगे वेब डिजाइनिंग को, और वेब डिजाइनिंग से कनेक्ट करेंगे ऐप डेवलपमेंट को। क्यों करेंगे मूवी एडिटिंग वाले को, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्या करा है, सर्वर को प्लेस करा है, तो सर्वर वाले से ही हम कनेक्शन बनाएंगे। तो मूवी एडिटिंग से वेब डिजाइनिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए मूवी एडिटिंग से वेब डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस देखिए, मूवी एडिटिंग से वेब डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो 32 मीटर है, और मूवी एडिटिंग से वेब डेवलपमेंट का कितना है, 55 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, मूवी एडिटिंग से पहले किसको करेंगे कनेक्ट, वेब डिजाइनिंग को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम पड़ रहा है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेब डिजाइनिंग से ऐप डेवलपमेंट को कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 28 मीटर है। तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लेआउट को ड्रॉ किया गया है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद अप्रोप्रिएट रीजन। मतलब कि स्विच और जो हब है इनका यूज कहाँ होगा, या फिर जो रिपीटर है इनका यूज कहाँ होगा। तो स्विच और हब की अगर हम बात करें तो स्विच और हब का जो है सारे ही ब्लॉक में यूज होगा, मतलब कि जितने भी यहाँ पे जो ब्लॉक दे रखे हैं इनमें जो है स्विच और हब का यूज होगा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर का यूज कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए डिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो यहाँ पे जो है रिपीटर की लगाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, क्योंकि रिपीटर हम वहीं लगाते हैं जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो स्पेशली आपके काशीपुर वाले कैंपस के बेस पे दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए काशीपुर कैंपस टू मसूरी कैंपस की बात नहीं कर रहा है, अगर इसकी बात कर रहा होता तो यहाँ पे रिपीटर लग जाता। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, सजेस्ट द प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन बिटवीन द काशीपुर कैंपस एंड मसूरी कैंपस। मतलब कि एक प्रोटोकॉल बताना है जिसकी की रिक्वायरमेंट होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते टाइम काशीपुर कैंपस और जो है आपका मसूरी कैंपस के बीच में। मतलब काशीपुर कैंपस से अगर मसूरी कैंपस के बीच में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज होगा। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा VoIP। और इसके बारे में जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जहाँ पे भी आपके वीडियो कॉलिंग की बात आ जाए या ऑडियो कॉल की बात आ जाए तो समझ जाओ वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होती है, वॉइस आपकी ट्रांसमिट होती है। तो जहाँ पे भी आपके इंटरनेट के थ्रू वॉइस ट्रांसमिट हो रही है, समझ जाओ कौन सा प्रोटोकॉल है, VoIP प्रोटोकॉल है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। और 32 जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट ए दे रखा है और इसमें बोला गया है राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे ये कोड दे रखा है, इसका आपको आउटपुट लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, एक वेरिएबल दे रखा है p के नाम से जिसकी वैल्यू 5 है, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है सम के नाम से, और इसमें जो है दो पैरामीटर पास किए हुए हैं। एक की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि एक पैरामीटर जो है वो आपका कैसा है, डिफॉल्ट पैरामीटर है, और दूसरा जो है आपका क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट बोलिए या पैरामीटर बोलिए, बात एक ही है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो Q और R के नाम से पैरामीटर दे रखे हैं। अब फंक्शन की कॉलिंग में आ जाते हैं। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करना चाहिए, आपको फंक्शन की कॉलिंग को चेक करना चाहिए और कॉलिंग के हिसाब से ही जो है आपको उसको फॉलो करना चाहिए कि कॉलिंग के टाइम पे क्या वैल्यू पास हो रही है। तो पहले बार में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करे गए हैं, एक A के नाम से करा गया है और दूसरा B के नाम से करा गया है, और दोनों की वैल्यू देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे A की जगह पे क्या हो गया, 10 हो गया, और B की जगह पे क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब कि 10 और 5 जो है वैल्यू पास की जा रही है एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में। मतलब जब फंक्शन को कॉल किया गया है तब 10 और 5 वैल्यू को पास किया गया है।
तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे पास किया गया है 10 और 5, मतलब कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है कि जो पहले वाले आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो पहले वाले वेरिएबल में जाती है, मतलब कि जो पहले पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे, उस पहले वाले पैरामीटर में जाती है, मतलब कि पहला वाला जो आर्गुमेंट दे रखा होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू चली जाएगी। और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू होती है वो सेकंड वाले में जाती है। अब यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे रखा है इन्होंने पहले, तो यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे अगर मैं कोई वैल्यू नहीं देता तब तो यही रहती, लेकिन जब मैंने कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे वैल्यू दे दिया तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ना कि ये वाली वैल्यू रहेगी, मतलब कि जो 2 दे रखी ये हट जाएगी और अब क्या आ जाएगी 5 यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे 10 हो चुकी है और जो आर की वैल्यू है वो यहाँ पे 5 हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ग्लोबल पी, मतलब कि जो वेरिएबल है पी वाला उसको ग्लोबल यहाँ पे बना दिया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि पी में क्या वैल्यू स्टोर हो, पी में आपका स्टोर हो आर प्लस क्यू, और यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका डबल स्टार, मतलब क्या होगी पावर कैलकुलेट होगी। तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपकी 10 है, क्योंकि जो ए वाली वैल्यू थी वो कहाँ गई है, क्यू में गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, मतलब कि हो जाएगा 10 और आपका हो जाएगा इंटू 2, मतलब कि 2 स्टार और आपका 2। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, और 100 में प्लस कर दीजिए आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5 आई थी तो 5 प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 105, मतलब कि 105 वैल्यू हो जाएगी। और 105 जब वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे प्रिंट में इन्होंने कर दिया है पी, मतलब पी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 105 आएगी, 105 जो वैल्यू है पी में चली जाएगी और उसी को प्रिंट करा दिया गया है। तो 105 जो है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बोला है कि एंड किससे हो, हैश से, मतलब कि आपकी नेक्स्ट लाइन में जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हैश प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो एक आउटपुट आपका इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ पे देखिए फंक्शन को दोबारा से कॉल किया गया है और इस बार बोला है कि आर की वैल्यू 5 हो और क्यू की वैल्यू 1 हो, मतलब कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या करा है नेम्ड आर्ग्यूमेंट दिया है। इनको हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है वैल्यू देख के कि कौन सी वैल्यू किस में जानी है। तो इस तरीके से जब इक्वल करके आप पास करते हैं तो इसको बोला जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे जो आर है इसमें तो आ जाएगा 5, मतलब कि आर की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी 5, और यहाँ पे क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए बोला है q इंटू 2, तो मतलब कि अगर 1 की पावर हम करें 2 तो 1 की पावर अगर 2 करेंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा। और इसके बाद में आर की वैल्यू कर देंगे प्लस, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो क्या आएगा 6 आएगा और उसके बाद में हैश आ जाएगा। फिर देखिए फंक्शन को कॉल नहीं किया गया है, तो यही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आउटपुट आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए आपका आउटपुट यही दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये आउटपुट किस तरीके से आया है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की। तो बी पार्ट में देखिए इन्होंने क्या बोला है कि आपको करना क्या है, इंसर्ट करना है कुछ रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट वाली टेबल में। और रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे दे रखे हैं कि आपको क्या इंसर्ट करना है, रोल नंबर करना है, नेम करना है, क्लास करनी है और मार्क्स करनी है। और उनका डेटा टाइप भी यहाँ पे दे रखा है कि जो रोल नंबर वाली वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, नेम वाली वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, क्लास वाली वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी और मार्क्स वाली भी इंटीजर टाइप की होगी। और इसके बाद में बोला है कि ये काम आपको नॉर्मली जो एसक्यूएल है उसकी हेल्प से नहीं करना है, आपको करना क्या है इसके लिए एसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी के साथ में ये काम करना है। मतलब कि सिंपल वे में कहूँ तो पाइथन के साथ में ये काम करना है, मतलब कि एसक्यूएल को पाइथन से कनेक्ट करना है और उसके बाद में ये काम आपको करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जब आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते टाइम क्या होगा, आपका जो यूजर नेम होगा वो रूट रहेगा, पासवर्ड जो है वो आपका टाइगर रहेगा, और जो डेटाबेस है जिसके अंदर वो टेबल है उसका नेम रहेगा स्कूल। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगी और जो मार्क्स होंगे ये आपको यूजर से एंटर करवाने हैं, डायरेक्टली आपको डिफाइन नहीं करने हैं, यूजर से इनपुट लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दे रखी हैं। अब इन्होंने बोला है कि आपको करना क्या है, राइट द फॉलोइंग मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द कोड, मतलब कि कुछ मिसिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनको कि कंप्लीट करने के लिए आपको कोड लिखना है। तो इन्होंने स्टेटमेंट वन दे रखा है और उन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट वन जो रहेगा उसमें क्या करना है आपको, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, मतलब कि कर्सर ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे कोड को कंप्लीट करना है। नीचे देखिए कोड दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोड दे रखा है और कोड में देखिए स्टेटमेंट वन यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा। देखिए माय कर्सर के नाम से वेरिएबल बना हुआ है और यहाँ पे बोला गया कि जो डैश लाइन दे रखी है यहाँ पे आपको कोड लिखना है कि क्या आएगा, मतलब कि जो कर्सर ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए कोड क्या आएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए जब हम क्या करते हैं कनेक्ट फंक्शन को लगाते हैं, जो कनेक्ट फंक्शन लगाया और उसके अंदर देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट डाल रखे हैं, जो जो आर्गुमेंट उन्होंने बोले हैं वो आर्गुमेंट यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्या कराया गया है, जब इस कनेक्ट फंक्शन को लगाया गया है तो यहाँ पे कौन नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है। तो इस कौन नाम के वेरिएबल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कौन बन के नाम से दे रखा है तो कौन बन लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे और यहाँ पे कर्सर लिख देंगे। कर्सर एक आपका मेथड होता है जो कि आप यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, जो आपका माय कर्सर ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको इसमें करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जो लास्ट चैप्टर आपका पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी वाला, उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको भी अच्छे से समझ लेना। मैंने जो है उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है और किस तरीके से क्वेरी को रन कराया जाता है। तो मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में ब्लैंक लाइन दे रखी है और थर्ड स्टेटमेंट में ब्लैंक लाइन दे रखी है, और इन्होंने बोला है कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या करना है, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल। मतलब कि आपको यहाँ पे कोड लिखना है वो, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो कमांड होगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाए और जो डेटा है वो क्या हो, टेबल में चला जाए। मतलब कि जो रिकॉर्ड है वो टेबल में इंसर्ट हो जाए। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहेगा, इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, जो कर्सर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लिखेंगे। जो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी की हेल्प से क्या होती है, क्वेरी को रन कराया जाता है। इस चीज को समझ लीजिए, जब भी आपको कोई क्वेरी रन करानी होती है तो हम क्या करते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही क्वेरी को रन कराते हैं। तो जो कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है हमने, मतलब कि यहाँ पे जो कमांड लगाई थी तो उससे क्या होगा, जो कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो जो माय कर्सर है ये कर्सर ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माय कर्सर लिख दोगे आप यहाँ पे। और माय कर्सर लिखने के बाद में, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना आप। माय कर्सर लिखने के बाद में लगाएंगे आप यहाँ पे डॉट, और उसके बाद लगाएंगे एग्जीक्यूट, क्योंकि आपको क्या कराना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट एक मेथड होता है जिसको कि आप यहाँ लगाएंगे एग्जीक्यूट लिख देंगे, और एग्जीक्यूट लिखने के बाद में क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे हम क्वेरी को, क्योंकि देखिए क्वेरी में लगा हुआ है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ पे जो है बता रहा है कि आपको डेटा इंसर्ट करना है, और यहाँ पे फॉर्मेट भी दे रखा है, किस फॉर्मेट में करना है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है क्वेरी वाला, इसको डाल देंगे तो इससे क्या होगा, जो डेटा होगा वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा टेबल में। तो मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, और इसमें बोला जा रहा है टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। मतलब कि डेटाबेस में रिकॉर्ड को परमानेंटली ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हम जो है टेबल में राइट कर लेते हैं डेटा, तो फाइनली हम क्या करते हैं, कॉमिट फंक्शन चलाते हैं। कॉमिट फंक्शन होता है जिसको कि हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो उसको यहाँ पे हम चलाएंगे, और कमिट को चलाने के हमें करना क्या होगा, जो कौन नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसको लिखना होगा। मतलब कि यहाँ पे जो कनेक्ट मेथड को यूज करते टाइम हमने वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ लिखेंगे। मतलब कि यहाँ लिखेंगे कौन बन, देखिए यहाँ से लिख दे रहा हूँ कौन बन, और फिर आप लिखेंगे डॉट कमिट। कमिट एक फंक्शन होता है जिसको कि आप लगाते हैं तो क्या होता है, आपका जितना भी डेटा होता है वो क्या होता है, डेटाबेस में परमानेंटली पड़ जाता है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले वाले में हमने क्या करा था, कौन डॉट कर्सर, इससे क्या करा, कर्सर को क्रिएट करा। बेसिकली कर्सर को क्रिएट करने के लिए आपको कर्सर मेथड लगाना होता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, जो भी वेरिएबल आपने जो है कनेक्ट फंक्शन में लगाया होगा उस वेरिएबल के साथ ही जो है आपको क्या करना होता है, कर्सर फंक्शन को लगाना होता है। मतलब कि जो कर्सर मेथड होता है उसको लगाना होता है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पे क्या करा गया है, जो माय कर्सर के नाम से हमने क्या करा था, कर्सर क्रिएट करा था, उसकी हेल्प से हमने क्या करा है, एग्जीक्यूट मेथड को लगा दिया है, और जो क्वेरी है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया गया है। और लास्ट में हमने क्या करा है, कमिट कर दिया है, जिससे कि जो भी चेंजेस यहाँ किए गए हैं, मतलब जो भी डेटा यहाँ पर डाला गया है वो क्या हो, परमानेंटली टेबल में पड़ जाए। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो देखिए इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है। तो चॉइस में पहला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड बिलो। मतलब कि यहाँ पे ये कोड दे रखा है, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए यहाँ पे एस के नाम से क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है। ये यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग दे रखी है, वेलकम टू CS, ये स्ट्रिंग है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे करा गया है n इक्वल लेंथ ऑफ s। मतलब कि इस वाले वेरिएबल की जो लेंथ था उसको क्या करो, काउंट करके यहाँ पे स्टोर कर दो। तो लेंथ क्या होगी, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि जो n वाला वेरिएबल है इसके अंदर क्या आएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ s बोला है तो इसकी लेंथ जो कहाँ आ जाएगी, n में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो n वाले वेरिएबल है इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। इसके बाद में m के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर क्या हो रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। देन नीचे यहाँ पे लूप लग रहा है, और लूप में बोला गया है फॉर i इन रेंज 0, n। तो 0, n का मतलब हो गया 10। मतलब कि यहाँ पे जो n की वैल्यू वो आ जाएगी, n की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो सिंपली इस लूप की रेंज क्या बन गई, 0, 10। तो ये जो लूप है वो आपका 10 टाइम चलेगा, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू कहाँ जाएंगी, i वाले वेरिएबल के पास में जाएंगी। अब इसके बाद में इस लूप में कंडीशन लगी हुई है कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी, पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, इस तरीके से वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इफ s का i इंडेक्स, जो यहाँ पे वैल्यू आई है, अगर वो वाला जो इंडेक्स
इंडेक्स है अगर वो आपका ए कैरेक्टर से ज़्यादा हो या फिर इसके बराबर हो, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर लगा रखा है, तो मतलब कि इसके बाद वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। वो कैरेक्टर जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या हो, आपका एम से लेस देन हो या फिर एम के बराबर होना चाहिए। मतलब कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए कि जो एस का आई इंडेक्स है, आई की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, जीरो होगी तो इसका मतलब हुआ जीरो इंडेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू आएगी उसी इंडेक्स को यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो आई के इंडेक्स है, सिंपली ये बोला जा रहा है कि अगर वो ए से ज्यादा है या फिर ए के बराबर है, एंड क्या होना चाहिए, वो इंडेक्स जो है वो आपका एम से जो है लेस देन हो या फिर एम के बराबर होना चाहिए। तो इस रेंज से इस रेंज के बीच में बोला गया है अगर आपका इंडेक्स है तो क्या कर दो, तो सिंपली क्या करो, जो एम वाली स्ट्रिंग है उसमें क्या स्टोर कर दो, उसमें जो है एस का आई इंडेक्स है उसको अपर केस में करके इस एम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो। यहाँ पे देखिए एम प्लस कर दिया एस का आई इंडेक्स और अपर मेथड लगाया, तो ये क्या करेगा, अपर केस में उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। मतलब कि प्लस कर दिया किसमें, इस एम वाले स्ट्रिंग में प्लस कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके बाद में मान लीजिए बोल रहे हैं कि ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू ना हो तो क्या करो, इस वाली कंडीशन को चेक करो। एलएफ पार्ट लगा रखा है और एलएफ में बोला है कि एस का जो आई इंडेक्स आया है अगर वो जो है आपका एन से ज्यादा है या फिर एन के बराबर है, और साथ ही साथ वो जो इंडेक्स है वो आपका लेस देन या फिर जो है इक्वल है जेड के, तो क्या करो, आप ये काम करो कि एस का जो आई इंडेक्स है उसमें से -1 करो। तो -1 करने के बाद में जो भी इंडेक्स हो वो क्या कर दो, एम में प्लस कर दो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बोला गया अगर मान लो ये कंडीशन भी ट्रू ना हो तो क्या करो, जो एस का आई इंडेक्स है उसको चेक करो कि वो अपर केस में है या नहीं है। देखिए इज अपर लगा रखा है तो ये जो है क्या करेगा, चेक करेगा। तो इज अपर है मतलब कि अपर केस में अगर है तो क्या करो, उसको लोअर केस में करके प्लस कर दो, किस वाली स्ट्रिंग में, इस एम वाली स्ट्रिंग में। और मान लीजिए ये कंडीशन भी अगर ट्रू नहीं होती है तो सिंपली क्या कर दो, जो एम वाली स्ट्रिंग है उसमें जो है एंड के साइन को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इस तरीके से काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया, और उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग एम की बने उसको फाइनली यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो चलिए आउटपुट की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आउटपुट कैलकुलेट होगा। पहली बार में यहाँ पे आई की वैल्यू रहेगी 0। तो 0 की अगर बात करें तो बात कर रहा है कौन से इंडेक्स की, W की ये बात कर रहा है। W जो है वो हमारा 0 इंडेक्स पे है। एस का जो 0 इंडेक्स है वो देखिए इस वाली कैटेगरी में आपका नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात करें इस वाले स्टेटमेंट की तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आपका इसी कैटेगरी में वो आ रहा है। और जब इस कैटेगरी में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, i-1, और i की वैल्यू क्या है 0, और 0 में से -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो इंडेक्स है उसको प्लस कर दो एम वाले स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे -1 की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए -1 इंडेक्स कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला जो है -1 इंडेक्स होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको समझा रखी है, स्ट्रिंग को जब एक्सप्लेन करा था तब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो उल्टी चलती है, -1, -2, -3 इस तरीके से। तो -1 जो है वो सबसे लास्ट वाले करेक्टर का होगा, मतलब कि एस का होगा। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे एस जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब कि जो पहला करेक्टर आएगा एम में वो क्या आएगा, आपका एस आएगा, और एस कैसा आएगा, स्मॉल केस में आपका आएगा। इसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो जब 1 हो जाएगी आई की वैल्यू तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ई। तो ई की अगर हम बात करें तो पहली वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, और पहली वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तो क्या होगा, जो आई इंडेक्स है वो अपर केस में हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ई जो है आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। तो ई आएगा। इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 2, और जब 2 जाएगी तो उसका मतलब हुआ एल। एल के केस में कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब जो पहली वाली कंडीशन है वही ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे भी क्या होगा, जो एल होगा वो क्या होगा, अपर केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके बाद में एल आ जाएगा कैपिटल में। देन यहाँ पे क्या जाएगी वैल्यू 3, और 3 का मतलब हुआ सी। तो सी के केस में क्या होगा, देखिए सी के केस में भी जो है आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि जो इफ पार्ट है वो आपका ट्रू हो जाएगा, और उस केस में भी क्या होगा, जो सी है वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल में हो जाएगा। तो सी भी हमारा इस तरीके से कैपिटल में आ जाएगा। इसके बाद में आई की वैल्यू जाएगी 4, और 4 का मतलब हुआ ओ। और ओ की अगर हम बात करें तो जो पहले वाली कंडीशन ये आपकी ट्रू नहीं होगी, जो सेकंड वाली कंडीशन है ये आपकी ट्रू हो जाएगी। और जब ये ट्रू होगी तो क्या होगा, -1 इंडेक्स, और -1 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब हुआ सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका 4 है, 4 में से माइनस करा 1 तो 3 हो जाएगा, तो थर्ड इंडेक्स ही आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि दोबारा से क्या आएगा, आपका सी आ जाएगा, लेकिन सी कैसा आएगा, स्मॉल में आएगा। देन इसके बाद में अगर हम बात करें तो जाएगा 5, और 5 का मतलब क्या हुआ, एम। और एम की अगर हम बात करें तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, पहले वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब पहले वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एम क्या होगा, आपका कैपिटल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, तो एम आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लूप अगेन चलेगा और जाएगा यहाँ पे 6, और 6 की अगर हम बात करें तो 6 पे क्या आएगा, ई। और ई की अगर हम बात करें तो पहली वाली कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, तो ई क्या होगा, हमारा कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कैपिटल में हमारे ई आ जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा और इस बार वैल्यू जाएगी 7, और 7 की अगर हम बात करें तो 7 पे क्या है 2,
और टू की अगर हम बात करें तो इन तीनों में से जो है कोई सी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो इसलिए सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है एल्स वाला वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि जो एंड है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड आ जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने एंड बना दिया, समझ जाना आप लोग। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बार लूप चलेगा तो वैल्यू जाएगी 8, और 8 का मतलब है सी। और सी की अगर हम बात करें तो पहली वाली कंडीशन अगेन ट्रू हो रही है, मतलब कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो सी भी क्या होगा, कैपिटल में आ जाएगा। इस तरीके से सी कैपिटल में आ जाएगा। और इसके बाद में जो आपकी वैल्यू जाएगी 9, और 9 का मतलब हो गया एस। तो एस की अगर हम बात करें तो सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 9 है तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 8 का मतलब हुआ सी। तो अगेन क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, मतलब कि सी जो आएगा वो आपका इस बार कैसा आएगा, स्मॉल में आएगा। तो इस तरीके से जो आपकी ये स्ट्रिंग बनेगी, मतलब कि यहाँ पे जो एम वाला वेरिएबल है इसकी ये स्ट्रिंग बन जाएगी, और फाइनली जब इसको प्रिंट करा जाएगा तो यही आउटपुट आपका आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ये आउटपुट आया है। अब बात करते हैं चॉइस वाले के बी पार्ट की। तो देखिए इसमें बोला गया है द कोड गिवन बिलो रीड द फॉलोइंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ पे कुछ कोड दे रखा है नीचे, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट के नाम से एक टेबल है जिसमें से क्या करा जा रहा है, रिकॉर्ड को जो है रीड किया जा रहा है। एंड कह रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड हु हैव मार्क्स ग्रेटर देन 75, मतलब कि उन्हीं का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ जिनके मार्क्स जो है वो 75 से ज़्यादा हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि रोल नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है, नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है, क्लास जो है इंटीजर टाइप की है, और मार्क्स जो है वो इंटीजर टाइप के यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डेटा टाइप भी दे रखी है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ये काम आपको क्या करना है, एसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी के साथ में ये काम करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो यूजर रहेगा वो रूट रहेगा, पासवर्ड टाइगर रहेगा, और जो यहाँ पे डेटाबेस है वो आपका स्कूल के नाम से है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं, मतलब कि पहले यहाँ पे मेंशन है कि कोड दे रखा है जिसमें कि कुछ स्टेटमेंट है, तो उन स्टेटमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है स्टेटमेंट 1 में क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है कोड लिखना है जिससे कि जो कर्सर है उसको आप फॉर्म कर सकें। तो इससे पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, कर्सर फंक्शन को लगाते हैं, मतलब जो कर्सर मेथड होता है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए देख लेते हैं, कोड यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कोड में क्या है, सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं, मतलब कि यहाँ पे कनेक्शन बनाया हुआ है, और साथ साथ यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट भी दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जो आप वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कॉन1 के नाम से है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन1, यहाँ लिख देंगे कॉन1, और कॉन1 लिखने के बाद में लगाएंगे डॉट, और इसके बाद में आप क्या लिख देंगे, कर्सर। कर्सर ये क्या होता है, कर्सर जो है एक मेथड है जिसको कि आप लगा देंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो कि कहाँ पे स्टोर होगा, माय कर्सर वाले ऑब्जेक्ट में, मतलब कि जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इतना ही आपको कोड लिखना है इस काम को करने के लिए, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है मिसिंग, उसमें आपको यही काम करना है। इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। तो इसमें बोला है कि आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिनके की मार्क्स जो है वो 75 से ज़्यादा हैं। तो ये काम आपको करने के लिए यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, मतलब कि जो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे दे रखा है इसके लिए यहाँ पे क्वेरी आपको लिखनी है। तो इसके लिए देखिए क्वेरी क्या रहेगी, समझा देता हूँ आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, मैं देखिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोगों को। आपको जो है सबसे पहले तो यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट लिख लेना है। कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया हमने माय कर्सर के नाम से, तो आप लिख देंगे माय कर्सर, उसके बाद में लिखेंगे डॉट, और इसके बाद लगाएंगे एग्जीक्यूट मेथड। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम लगाते हैं एग्जीक्यूट मेथड। तो यहाँ लिख देंगे एग्जीक्यूट लिख दिया, और इसके बाद में हम लिख देंगे इसमें क्वेरी। तो क्वेरी जैसे आप डेटाबेस में लगाते हैं, मतलब कि जो आप एसक्यूएल यूज़ करते हैं जैसे उसमें क्वेरी लगाते हैं, बिल्कुल वैसी लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डाल देंगे डबल कोट में सेलेक्ट, और लिख देंगे स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन वेयर मार्क्स, यहाँ देखिए ऐसे लिख दिया मैंने, मार्क्स समझ जाना, ग्रेटर देन 75। इस तरीके से डबल कोट को क्लोज करेंगे और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। इतना स्टेटमेंट लिखने से क्या होगा, आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनके की जो मार्क्स हैं वो 75 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए शायद मैंने 78 लिख दिया है, आप लोगों को करेक्शन कर लेना है, 75 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको 75 लिखना है, जो क्वेश्चन में बोला गया हो वही आपको काम करना है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है। अब बात करते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट की। तो थर्ड वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड वाले स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी रिकॉर्ड्स हुज मार्क्स ग्रेटर देन 75 इनटू द ऑब्जेक्ट नेम डेटा फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट इन डेटाबेस। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको जो है पूरा रिजल्ट सेट आपको लेके आना है,
मतलब कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रिजल्ट सेट आपको जनरेट करना है, जिनके कि 75 से मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनका पूरा रिजल्ट सेट क्रिएट करना और उसको कहाँ स्टोर करना है, उसको जो है आपको डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। मतलब ये जो डेटा के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें स्टोर करना है। तो इस काम के लिए यहाँ पे जो है आपका कोड क्या रहेगा, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा कोड रहेगा। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे फैच ऑल मेथड को, और फैच ऑल मेथड का काम क्या होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको फैच कर लेता है। तो यहाँ पे 75 से ज़्यादा जिनके भी रिकॉर्ड होंगे वो सबको फैच कर लेगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना होगा, जो कर्सर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है उसको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो कोड रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। आप लिखेंगे माय कर्सर, और माय कर्सर लिखने के बाद में आप लगाएंगे डॉट, देन यहाँ लगाएंगे फैच ऑल। फैच ऑल जो है एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड को फैच कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में जो है आपको बस इतना ही काम करना था। मतलब कि यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि जितने भी जो रिकॉर्ड हैं उनको फैच करके उनका रिजल्ट सेट क्रिएट कर दो। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, सारे के सारे जो रिकॉर्ड होंगे फैच होकर आ जाएंगे उन सभी बच्चों के जिनके की जो मार्क्स हैं वो 75 से ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को स्टेटमेंट 3 भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर में भी जो है इस तरीके से दे रखा है। पहले जो है कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा गया है इस तरीके से, देन यहाँ पे देखिए क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया गया है, और इसके बाद में देखिए नीचे लगाया गया है फैच ऑल मेथड को। तो ये सारे काम मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरीके से करते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSV फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज। मतलब कि जो CSV फाइल्स होती हैं उनको परमानेंट स्टोरेज पे यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम भी लिखने को बोला है, और प्रोग्राम में क्या बोला है इन्होंने कि आपको जो है पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसकी की हेल्प से क्या करने हैं, कुछ फंक्शंस आपको डिफाइन करने हैं और उनको जो है कॉल भी करवाना है। तो फंक्शंस क्या हैं, देखिए पहला जो फंक्शन लिखना होगा वो आपको ऐड के नाम से लिखना होगा। और यहाँ पे बोला है कि जो फंक्शन होगा वो करेगा क्या, ये जो है एम्प्लॉय का डेटा एक्सेप्ट करेगा CSV फाइल में। मतलब कि डेटा को एक्सेप्ट करना है और CSV फाइल में डालना है। और CSV फाइल का नाम क्या है, record.csv। रिकॉर्ड के नाम से आपकी CSV फाइल क्रिएट होगी। और इस CSV फाइल की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पे जो एक लिस्ट है फील्ड एलिमेंट्स की, जो कि है EMP ID, नेम, मोबाइल। और इन फील्ड्स में स्टोर क्या होगा, एम्प्लॉय ID होगी, एम्प्लॉय नेम होगा और एम्प्लॉय सैलरी होगी। देखिए यहाँ पे जो फील्ड दे रखा है मोबाइल के नाम से दे रखा है, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक होगी हो, लेकिन आपको जो है इसको सैलरी के हिसाब से कंसीडर करना है कि यहाँ पे जो है सैलरी स्टोर की जाएगी। तो EMP ID में जो है एम्प्लॉय ID रहेगी, नेम में जो है एम्प्लॉय नेम रहेगा और मोबाइल में क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। तो ये काम आपको करना है कि ये 3 चीज़ें आपको जो है यूजर से लेनी है और इनको जो है CSV फाइल में स्टोर कर देना है, जो कि हमारी रहेगी record.csv के नाम से। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि दूसरा फंक्शन लिखना है, और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट इन CSV फाइल। मतलब कि जो आप CSV फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें जितने रिकॉर्ड भी आप डालेंगे उनको काउंट करने के लिए आपको फंक्शन लिखना है काउंटर के नाम से। तो ये काम आपको करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की, जो CSV फाइल होती है इसका एडवांटेज क्या होता है। तो देखिए CSV फाइल जो होती हैं वो आपकी ह्यूमन रीडेबल फाइल होती हैं, और इनको जो है आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं, नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। ये एक तरीके की टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती है, जहाँ पे जो डेटा होता है वो आपका टैबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब कि जो वैल्यूज होती हैं वो कॉमा सेपरेट होती हैं और वो एक तरीके से टैबुलर डेटा ही होता है। और यहाँ पे देखिए एक एडवांटेज नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो CSV फाइल होती है स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम लेती हैं आपके कंप्यूटर में। मतलब कि CSV फाइल में जो है आप बहुत कम स्टोरेज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी जो है इसका एडवांटेज हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम देखिए आपके सामने दे रखा है यहाँ पे, और प्रोग्राम में देखिए दोनों ही फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि ये काम किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जा रहा है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम CSV फाइल पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे पहले CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया गया है। इसके बाद में फंक्शन का नाम बोला था ऐड, तो ऐड का नाम से यहाँ फंक्शन लिख दिया है, और उसके अंदर जो देखिए क्या करा गया है, फाइल को ओपन किया गया है, ओपन मेथड लगाया है। और फाइल को ओपन करने का मेथड देखिए सेम होता है, चाहे आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ओपन कर रहे हो, चाहे CSV फाइल ओपन कर रहे हो, चाहे बाइनरी फाइल ओपन कर रहे हो, जो मेथड है फाइल को ओपन करने का बिल्कुल सेम ही रहता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, और ओपन के नाम से एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर ओपन के अंदर हम लिख दिया record.csv, मतलब कि यहाँ पे ये जो है हमारा फाइल का नाम है कि इस नाम से हमें फाइल को क्रिएट करना है। और यहाँ पे देखिए ए लिखा गया है, मतलब कि जो फाइल है वो अपेंड मोड में ओपन की जा रही है, जिससे कि क्या होगा, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करे जाएंगे वो क्या होंगे, अपेंड होते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। और यहाँ पे लगाया गया है न्यू लाइन इक्वल बैकवर्ड स्लैश एन। ये इसलिए करते हैं जिससे कि जो लाइन है उनके बीच में स्पेस ना आए, वरना जनरली क्या होता है एक लाइन का स्पेस आ जाता है, जो कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करा गया है, यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है।
एक क्या होता है हमारा राइटर मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो WR के नाम से क्या हो रहा है, ये राइटर ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो CSV मॉड्यूल को लिखा है, फिर लिखा है डॉट राइटर। तो CSV मॉड्यूल में एक राइटर के नाम से ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि एक मेथड होता है जो कि हमें राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे कि हम जो CSV फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था fout के नाम से, उसको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है EMP ID, फिर लिखा है नेम, फिर लिखा है मोबाइल। मतलब कि 3 जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं और तीनों में ही इनपुट ले लिया गया है, जो चीज़ हमसे बोली गई थी। तो EMP ID वाले वेरिएबल में इनपुट करा लिया हमने क्या, एम्प्लॉय की ID। इसके बाद में नेम वाले वेरिएबल में इनपुट करा लिया गया है यहाँ पे नेम को, और जो मोबाइल वाला वेरिएबल है इसमें इनपुट करा लिया है यहाँ पे मोबाइल नंबर को। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, सैलरी करनी थी, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इन्होंने मोबाइल नंबर लिखा है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे सैलरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में सैलरी बोला गया था, तो सैलरी आप लिखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट माना जाएगा। तो आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोग्राम को लिखना है। इसके बाद में ये तीनों वेरिएबल हैं, इनको एक लिस्ट में डाल दिया गया है, जिससे कि ये जो है वो क्या हो जाए, लिस्ट के एलिमेंट में फॉर्म हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बोला था कि एक लिस्ट के एलिमेंट में ये चीजें रहेंगी। और इसके बाद में देखिए क्या करा गया है, राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनको राइट कर दिया गया है। तो यहाँ पे लगाया गया है राइट रो मेथड को, और राइट रो मेथड क्या करता है, एक बार में एक रो को राइट कर देता है। अगर यहाँ पे आप राइट रोज लगाएंगे तो जो मल्टीपल लिस्ट होंगी, मतलब कि कोई नेस्टेड लिस्ट है, तो उसको आप राइट रोज मेथड की हेल्प से भी राइट कर सकते हैं। लेकिन राइट रो और राइट रोज में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो राइट रो होता है वो सिंगल रिकॉर्ड को राइट करता है, और जो राइट रोज होता है वो क्या करता है, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड को राइट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इन्होंने राइट रो मेथड को यूज करा है। तो इसके हेल्प से रिकॉर्ड होगा वो आपका राइट हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए हमने क्या करा है, फाइल को क्लोज कर दिया है। जो यहाँ पे fout के नाम से हमने क्या बनाया था, फाइल ऑब्जेक्ट, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लोज मेथड को लगा दिया है। तो इस तरीके से फंक्शन क्या करेगा, एम्प्लॉय की ID लेगा, एम्प्लॉय का नेम लेगा और उनका मोबाइल नंबर ले लेगा। अगर यहाँ पे आप सैलरी देंगे तो उसको सैलरी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पहले वाले फंक्शन की। बात करते हैं सेकंड वाले फंक्शन की, जिसमें कि बोला गया था कि आपको काउंट करने हैं कि कितने रिकॉर्ड उसके अंदर हैं। तो फंक्शन का नाम बोला गया था काउंटर, तो यहाँ पे काउंटर लिख दिया है। उसके बाद में देखिए फाइल को ओपन कराया गया है। तो ओपन करने का मेथड वही है, क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते टाइम एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओपन फंक्शन को लगाते हैं, और ओपन फंक्शन में क्या डालते हैं, हम एज एन पैरामीटर पास करते हैं उस फाइल का नेम जो कि हम चाहते हैं रीड करना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड के नाम से फाइल थी, उसको लिख दिया है। फिर यहाँ पे आर मोड लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइल को रीड किया जा रहा है, मतलब कि रीड मोड में जो है फाइल को ओपन किया जा रहा है। और इसके बाद में लगा दिया गया न्यू लाइन इक्वल बैकवर्ड/n, और ये इसलिए लगाया गया है जिससे कि जो लाइन आए वो ब्लैंक होके ना आए। तो यहाँ पे ये चीज़ लगा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे डेटा के नाम से वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे देखिए लगाया गया है CSV.reader। तो रीडर भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, कह सकते हैं एक फंक्शन होता है, जो क्या करता है, रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में फाइल में डेटा रखा हुआ है वो फिर से क्या हो, एक्चुअल फॉर्मेट में आ सके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया गया है, रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया गया है, जो कि रहेगा हमारा डेटा के नाम से। और फिर क्या करा गया है, D इक्वल लिस्ट डेटा, मतलब कि जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है लिस्ट में, जिससे कि जो है हमारा वो लिस्ट की फॉर्म में आ सके। और फिर जो है यहाँ पे D की लेंथ को प्रिंट करा दिया गया है, मतलब कि जो भी यहाँ पर डेटा होगा तो वो लिस्ट में आ जाएगा, और जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो लिस्ट में फॉर्म हो जाएंगे, और D में क्या आ जाएगी, वो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, और उसकी लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया है। तो यहाँ पर लेंथ निकल के आ जाएगी, जितने भी रिकॉर्ड होंगे वही उसकी लेंथ हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगी, लेंथ प्रिंट हो जाएगी, और इसके बाद में फाइल को क्लोज कर दिया गया है। और इसके बाद में देखिए लास्ट में क्या करा जा रहा है, दोनों ही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि आपका फंक्शन को भी कॉल करना है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जो है इसको आंसर करना था। अब बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की, मतलब कि इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है। तो चॉइस में भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है। यहाँ पे बोला है गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल, मतलब कि बाइनरी फाइल और CSV फाइल में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बताना है। और साथ साथ इन्होंने बोला है कि आपको जो है पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, जिसमें कि क्या करना है, कुछ फंक्शन को डिफाइन करना है और उनको कॉल भी कराना है। तो फंक्शन किस नाम से डिफाइन करने हैं, ऐड के नाम से डिफाइन करना है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय टू CSV फाइल, मतलब कि एक एम्प्लॉय का डेटा CSV फाइल में जो है ये ऐड करेगा। और CSV फाइल का नाम दे रखा है फॉर डेटा, मतलब कि फॉर डेटा के नाम से जो है CSV फाइल रहेगी, जिसमें कि आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का डेटा एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो रिकॉर्ड रहेगा वो लिस्ट की फॉर्म में रहेगा, और लिस्ट में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, FID के नाम से रहेगा, FNAME के नाम से रहेगा, और FPRICE के नाम से रहेगा। और इन एलिमेंट्स में डेटा के स्टोर होगा। तो देखिए यहाँ पे FID की अगर हम बात करें तो FID में स्टोर होगा आपका फर्नीचर ID। और इसके बाद में बात करें अगर FNAME की, तो इसमें क्या स्टोर होगा, फर्नीचर का नेम स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे FPRICE की बात करें तो इसमें क्या होगा, फर्नीचर का जो प्राइस है वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम आपको जो है ऐड वाले जो फंक्शन है उसकी हेल्प से कराना है।
बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, तो सेकंड फंक्शन जो है वो आपका सर्च के नाम से रहेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, ये डिस्प्ले कराएगा रिकॉर्ड ऑफ फर्नीचर हुज प्राइस इज मोर देन 10,000, मतलब कि उस फर्नीचर का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएगा जिसका जो प्राइस है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो ये काम जो है आपको सर्च वाले फंक्शन की हेल्प से करवाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है इन्होंने कि जो बाइनरी फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन तो डॉट डेट होती है और जो CSV फाइल होती है इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट CSV होती है। और बाइनरी फाइल क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती हैं और जो CSV फाइल होती हैं वो आपकी ह्यूमन रीडेबल फाइल होती हैं। और बाइनरी फाइल की अगर हम बात करें तो स्टोर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ 0 and 1, मतलब कि जो बाइनरी फाइल में डेटा स्टोर होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें CSV फाइल में तो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में जो है डेटा स्टोर होता है। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। इनके अलावा भी अगर आप चाहें तो और भी डिफरेंस लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं CSV और बाइनरी फाइल में। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम यहाँ पे दे रखा है, देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करा गया है, जो कि आपको पता ही है कि CSV मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं CSV फाइल पे वर्क करने से पहले। अब यहाँ पे ऐड के नाम से फंक्शन बोला था तो ऐड के नाम से फंक्शन लिख दिया है और फाइल को ओपन कर लिया है और फाइल का नाम दे रखा था फॉर डेटा के नाम से, तो यहाँ पे लिख दिया है न्यू लाइन इक्वल लिख दिया है बैकवर्ड /n, जिससे कि बीच में लाइन ना आए। और इसके बाद में देखिए राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है WR के नाम से। फिर यहाँ पे FID में जो है फर्नीचर ID इनपुट करा ली है, F नेम में फर्नीचर नेम इनपुट करा लिया है और F प्राइस में जो है फर्नीचर का प्राइस एंटर करवा लिया है। और इन सबको क्या कर दिया है, यहाँ पे एक लिस्ट में डाल दिया है और लिस्ट का नाम रख दिया है FD। और FD को जो है राइट रो मेथड की हेल्प से राइट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए राइटर ऑब्जेक्ट लगाया है और उसके बाद में राइट रो मेथड को लगा दिया है और उसमें डाल दिया है यहाँ पे लिस्ट को, जो लिस्ट है FD के नाम से उसको डाल दिया है। तो ये जो पूरा रिकॉर्ड होगा वो राइट आपका फाइल में हो जाएगा। जो CSV फाइल है आपकी फॉर डेटा के नाम से उसमें जो है ये राइट हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया गया है। तो ये तो बात हो गई डेटा को राइट करने की, मतलब कि जो डेटा एक्सेप्ट करना था वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और देखिए इस क्वेश्चन में भी जो है एक मिस्टेक है, इन्होंने ऊपर बोला था कि एम्प्लॉय का डेटा जो है वो आपको एंटर करवाना है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में एंटर क्या हो रहा है, फर्नीचर का डेटा एंटर हो रहा है। तो आपको तो जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जैसा क्वेश्चन दे रखा हो वैसे ही जो आपको काम करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे वाले फंक्शन की। तो दूसरे वाले फंक्शन में इन्होंने बोला है कि सर्च के नाम से आपको फंक्शन बनाना था, तो सर्च के नाम से यहाँ पे फंक्शन को लिख लिया है और यहाँ पे भी क्या कर लिया है, जो फाइल है उसको ओपन कर लिया है। फाइल को ओपन करने का मेथड वही है, ओपन फंक्शन लगाते हैं और जो फाइल दे रखी होती है उसको इस तरीके से लिख देते हैं और जिस मोड में ओपन करनी होती है वो मोड यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली फाइल को रीड करना है तो R मोड लगा दिया और यहाँ पे जो है न्यू लाइन इक्वल बैकवर्ड /n कर दिया, जिससे कि जो लाइन का गैप बीच में ना आए। फिर यहाँ पे देखिए रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा गया है। एक चीज़ समझ लीजिए, आप लोग जब फाइल को रीड करते हैं तो रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाता है और जब फाइल को राइट करते हैं तो राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना आपको पड़ता है। अगर आप लोग फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर अच्छे से समझेंगे जो मैंने समझा रखा है प्लेलिस्ट में, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे फाउंड के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू रखी है फॉल्स और इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया जिसमें लिख दिया है द डिटेल्स आर, मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लूप लगाया गया है फॉर आई इन डेटा, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा आएगा उसको इटरेट करा जाएगा। और इसके बाद देखिए क्या होगा, एक एक एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, आई के पास में जाएगा, मतलब कि एक पूरी लिस्ट जो है वो आई के पास में जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि आई के सेकंड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सेकंड इंडेक्स कौन सा होगा, देखिए 0 हो गया आपका FID, F नेम हो गया 1 और 2 पे आपका आ रहा है प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस को ही बोला था कि जिसका प्राइस जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो कि उसी को डिस्प्ले कराओ। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया है आई का सेकंड इंडेक्स, मतलब कि जो भी लिस्ट है उसका सेकंड इंडेक्स पर अगर जो वैल्यू है वो अगर आपके 10,000 से ज़्यादा है। और 10,000 से ज़्यादा चेक करने के लिए करा क्या गया है, देखिए इंट लगाया है, मतलब कि जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो सके, मतलब कि यहाँ पे जो है चेक हो सके कंडीशन, इसीलिए यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया गया है। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो फाउंड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए 0 इंडेक्स को प्रिंट करा दिया है, फिर 1 इंडेक्स को प्रिंट करा दिया है और फिर सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करा दिया। मतलब जो भी यहाँ पे लिस्ट आई है उसका 0 इंडेक्स आएगा, उसका फर्स्ट इंडेक्स आएगा और उसका सेकंड इंडेक्स आएगा। तो 0 इंडेक्स पे FID है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो आपका F नेम है और सेकंड इंडेक्स पे जो है F प्राइस है। तो इस तरीके से फर्नीचर की ID आ जाएगी, फर्नीचर का नेम आ जाएगा और फर्नीचर का प्राइस आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए सेकंड कंडीशन लगाइए कि यहाँ पे जो फाउंड वाले वेरिएबल है अगर इसकी वैल्यू जो है फॉल्स ही रहती है तो सिंपली प्रिंट कर दो कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि जो फाउंड वाले वेरिएबल है इसकी वैल्यू फॉल्स तभी रहेगी जब कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो यहाँ पे फाउंड की वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे सिंपली फाइल को क्लोज कर दिया गया है और उसके बाद में पहले ऐड वाले फंक्शन को कॉल करा है और उससे पहले एक प्रिंट मैसेज दे दिया है कि नाउ डिस्प्लेइंग, मतलब कि रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है और फिर जो है सर्च वाले फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले ऐड वाला फंक्शन चलेगा जहाँ पे कि आपके क्या होंगे, रिकॉर्ड ऐड होंगे और उसके बाद में ये मैसेज डिस्प्ले होगा और उसके बाद में क्या होगा, सर्च वाला फंक्शन चलेगा और वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जहाँ पे कि फर्नीचर का जो प्राइस है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। तो ये जो हमने यहाँ तक सेक्शन डी को पूरा कंप्लीट कर लिया है।
अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन ई को, तो स्टूडेंट सेक्शन ई को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि सेक्शन ई के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन ई है वो इस सैम्पल पेपर का लास्ट सेक्शन है, तो उसको हम यहाँ पे लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मतलब कि लास्ट वीडियो में जो है वो आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।